नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी 7 भारत पर। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को राजधानी लखनऊ में आयोजित 9 दिवसीय श्री राम कथा महोत्सव के समापन समारोह में कहा कि भारत की सांस्कृतिक चेतना और राष्ट्रीय एकता का सबसे बड़ा आधार भगवान श्री राम है। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति का डीएनए भारतीय है वो किसी न किसी रूप में भगवान राम के आदर्शों और मूल्यों से जुड़ा हुआ है। कुछ राजनीतिक अपवादों को छोड़ दिया जाए तो देश में भगवान राम को लेकर किसी को कोई आपत्ति नहीं है। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का नाम उत्तर प्रदेश से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक पूरे देश का एक सबसे बड़ा सूत्र के रूप में बांधते हुए की क्षमता रखता है। उन्होंने कहा कि राम केवल आस्था का प्रतीक नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति, नैतिकता और सामाजिक मूल्यों के भी आधार हैं। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में अयोध्या श्री राम मंदिर आंदोलन का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि सदियों तक चले संघर्ष के बाद वर्ष 2019 में सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक निर्णय सुनाते हुए स्पष्ट किया था कि रामलला विराजमान है, वहीं भगवान राम की जन्मभूमि है। उन्होंने इस संदर्भ में आपको बता दें, धार्मिक और सांस्कृतिक संघर्षों का उल्लेख करते हुए कहा कि यह फैसला भारतीय समाज की आस्था और विश्वास की सबसे बड़ी जीत है। योगी आदित्यनाथ ने रामायण की घटनाओं को वर्तमान सामाजिक परिस्थितियों से जोड़ते हुए कहा कि जब भी समाज में नकारात्मक शक्तियां प्रभावित होती हैं तब वो विकास और संस्कृति को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करती हैं। उन्होंने कहा कि भगवान राम का जीवन समाज को अन्याय और अधर्म के खिलाफ संघर्ष करने की प्रेरणा देता है। मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में लव जिहाद के मुद्दे का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ये विषय लंबे समय से चर्चा का केंद्र रहा है और इस पर समाज को जागरूक रहने की आवश्यकता होती है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2020 में इस संबंध में कानून बनाया था। उनके अनुसार सामाजिक जन जागरूकता और सतर्कता के माध्यम से ही ऐसी चुनौतियों को प्रभावी ढंग से वो सामना किया जा सकता है। इसके अलावा उन्होंने लैंड जिहाद का मुद्दा उठाते हुए आपको बता दें कि अवैध कब्जों और भूमि से जुड़े विवादों पर भी चिंता व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी प्रकार का जबरन कब्जा या कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाली गतिविधियां स्वीकार नहीं की जा सकती हैं। उन्होंने समाज से एकजुट होकर एक ऐसी प्रवृत्तियों का मुकाबला करने का आह्वान किया है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने आपको बता दें कि यहाँ पर प्रसिद्ध संत और रामकथा वाचक जगत गुरु रामभद्राचार्य से मुलाकात भी की है। उन्होंने उन्हें आपको बता दें कि यहाँ अंगन वस्त्र और आम भेंट करते हुए कहा कि आपके देवताओं में भगवान राम और फलों में आम विशेष रूप से प्रिय है, इसलिए ये भेंट आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। ये बात यहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने कही। समारोह में बड़ी संख्या में आपको बता दें श्रद्धालु, संत महात्मा और इसी के साथ राम भक्त उपस्थित रहे। समापन अवसर पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी आयोजित की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि राम कथा का संदेश केवल धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक और राष्ट्रीय चेतना से भी जुड़ा हुआ है और समाज को सत्य, धर्म और नैतिक मूल्यों के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। सुनिए क्या कुछ कहा यहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने। खर और दूषण की क्या स्थिति हुई, और याद करना माता जानकी का अपहरण रावण ने किया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने इसके लिए अपने स्तर पर पूरा यत्न किया। उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ा। नारी गरिमा की रक्षा कैसे करनी है इसका उदाहरण है। याद करना, लव जिहाद की घटनाओं को रोकने के लिए एक आदर्श उदाहरण आप सबके सामने हो सकता है। हमें आश्चर्य होता है, उच्च न्यायालय केरला ने 2009 और 2011 में इस पे चिंता व्यक्त की। रिलीजियस डेमोग्राफी को चेंज करने की एक साजिश का हिस्सा है, लेकिन तब भी हम उस पर ध्यान नहीं दिए। हमने 2020 में उत्तर प्रदेश के अंदर इसके लिए सख्त कानून बनाया, तब भी इसके लिए व्यापक जन जागरूकता किए जाने की आवश्यकता है। हमें सचेत रहना होगा। याद रखना, नकारात्मक ताकतें हर कालखंड में आएंगी, लेकिन समाज मिलकर के तैयार होना होगा। और यही स्थिति हम सबको उस लैंड जिहाद से जुड़े हुए लोगों पड़ेगा। जो भगवान राम ने आखिर खर दूषण क्या कर रहे थे, मारीच और सुबाहु क्या कर रहे थे, वे भी सब यहां लैंड जिहाद के ही अभियान के साथ जुड़े हुए थे। जबरन कब्जा कर लेना, जबरन किसी भी जमीन को खाली देखा उसमें अपना तंबू गाड़ दिया,
ये सब बंद हो जाना चाहिए। भारत की धरती उन आक्रांताओं के लिए जिनकी भारत के प्रति आस्था नहीं है, जो भारत के प्रति निष्ठा नहीं रखते, भारत के संस्कारों का सम्मान नहीं कर सकते, बहुत अच्छा, बहुत उन लोगों के लिए भारत की धरती धर्मशाला नहीं हो सकती है, बहुत ठीक। एकदम नहीं हो सकती है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके में प्रदर्शनकारियों सुरक्षा बलों के बीच हुई हिंसक झड़पों में आपको बता दें 30 से अधिक लोगों की मौत और लगभग 200 लोग घायल होने की खबर सामने निकल के आ रही है। यह घटना ऐसे समय में हुई है जब क्षेत्र में सक्रिय नागरिक संगठन ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी JAAC ने विधानसभा चुनाव से पहले बड़े विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था। बढ़ते तनाव के बीच आपको बता दें, स्थानीय प्रशासन द्वारा संगठन पर प्रतिबंध लगाए जाने से स्थिति और अधिक विस्फोट हो गई है। आपको बता दें कि रिपोर्ट्स के अनुसार हाल ही में अधिकारियों ने कानून व्यवस्था और इसी के साथ सुरक्षा संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए JAAC को गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया था। इसके विरोध में विभिन्न क्षेत्रों में प्रदर्शन शुरू हो गया था। रविवार को आपको बता दें कि रावलकोट शहर में हालात उस समय बिगड़ गए जब एक व्यापारी की मौत को लेकर लोगों में आक्रोश फैल गया। आरोप है कि व्यापारी की मौत सुरक्षा बलों के साथ हुई झड़प के दौरान गोली लगने से हुई थी। स्थानीय प्रशासन के अनुसार आपको बता दें कि व्यापारी का शव अस्पताल की मोर्चरी में रखे जाने के बाद बड़ी संख्या में JAAC समर्थन वहां एकत्रित हो गए। प्रशासन का कहना था कि भीड़ को नियंत्रित करने और तितर बितर करने की कोशिश के दौरान स्थिति हिंसक हो गई। अधिकारियों का दावा है कि कुछ प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों पर पेट्रोल बम, इसी के साथ ऑटोमेटिक हथियारों और अन्य साधनों से हमला किया, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने कार्रवाई की है। रावलकोट के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी सरदार वहीदीन खान के अनुसार आपको बता दें, सुरक्षा बलों की कार्रवाई में कई प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई है। अनेक लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। हालांकि स्थानीय नागरिक और JAAC समर्थन ने सरकारी दावों पर सवाल उठाते हुए कहा कि वास्तविक मृतकों की संख्या प्रशासन द्वारा बताए गए आंकड़ों से कहीं अधिक हो सकती है। यह विरोध प्रदर्शन आपको बता दें कि 27 जुलाई को प्रस्तावित विधानसभा चुनाव से पहले बुलाए गए आंदोलन का हिस्सा था। JAAC ने विधानसभा की 45 सीटों में से 12 सीटें शरणार्थियों के लिए वो आरक्षित किए जाने का विरोध किया था। संगठन का आरोप है कि यह व्यवस्था स्थानीय राजनीतिक प्रतिनिधियों को प्रभावित करेगी और इसके अलावा समूह बिजली संकट, महंगाई, बेरोजगारी, संसाधनों के कथित शोषण, इंटरनेट बंदी और राजनीतिक अधिकारों की कमी जैसे मुद्दों को भी उठाता नजर आया था। JAAC के नेताओं ने आपको बता दें संगठन को आतंकवादी या राष्ट्र विरोधी बताते हुए आरोप लगाया और आरोपों को खारिज कर दिया है, करते हुए कहा है कि उनका आंदोलन आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों की मांग के लिए वो चलाया जा रहा है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि कुछ विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा की घटनाएं भी वो सामने आई हैं। इसी बीच पाकिस्तान मानवाधिकार आयोग ने भी यहाँ पे स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। आयोग ने आपको बता दें एक बयान जारी कर आधिकारिक बल प्रयोग, नागरिकता की सुरक्षा और बलों की, इसी के साथ जो सुरक्षा बलों में जवान तैनात हैं उनकी मौतों और इसी के साथ संचार सेवाओं पर लगाए गए प्रतिबंध की भी आलोचना यहाँ पे की है। लंबे समय से आपको बता दें राजनीतिक अधिकारों और जनशक्तियों का समाधान नहीं किया गया है, ये बात सामने निकल के आई है, जिससे असंतोष वो लगातार बढ़ता जा रहा था। मानवाधिकार आयोग ने आपको बता दें संघीय और क्षेत्रीय प्रशासन से संवाद का रास्ता अपनाने, शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार का समापन करने और सम्मान करने और इसी के साथ आपको बता दें लोगों की शिकायतों पर पारदर्शी समाधान सुनिश्चित करने की अपील भी की है। लेकिन फिलहाल क्षेत्र में तनाव बना हुआ है और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। आगामी चुनावी नतीजों को देखते हुए और चुनावों को देखते हुए हालात पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं फिलहाल। तो किस तरीके से पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में तो बवाल देखने को मिला, लेकिन अब आपको बता दें किस तरीके से राजधानी दिल्ली में जो पिछले दिनों मालवीय नगर अग्निकांड हुआ था, मालवीय नगर में हुए भीषण अग्निकांड में 22 लोगों की मौत के बाद जांच का दायरा वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इस मामले में होटल के कुक केशव नेगी की गिरफ्तारी ने अब राजनीतिक रंग ले लिया है। उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक कई नेताओं और सामाजिक संगठनों ने गिरफ्तारी पर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग की है, जबकि पुलिस का कहना है कि कार्रवाई जांच प्रक्रिया का हिस्सा है और सभी पहलुओं की गंभीरता से पड़ताल की जा रही है। केशव नेगी की गिरफ्तारी के बाद सोशल मीडिया पर भी व्यापक चर्चा शुरू हो गई है। एक वर्ग का दावा है कि उन्हें मामले में बलि का बकरा वो बनाया जा रहा है, जबकि दूसरे पक्ष का कहना है कि जांच पूरी होने से पहले किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा। इसी बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सार्वजनिक रूप से जानकारी दी और कि उन्होंने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से इस मामले में बातचीत की है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि दिल्ली सरकार ने आश्वासन दिया है कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होगा और पूरी जांच तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर की जाएगी। उन्होंने केशव नेगी के परिवार से भी संपर्क कर हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया है।
धामी ने कहा है कि उत्तराखंड सरकार देश भर में रहने वाले प्रवासी उत्तराखंडियों के साथ खड़ी है। दिल्ली के पटपड़गंज से विधायक रविंद्र सिंह नेगी ने भी जो है यहाँ पर मामले में निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में उन्हें लगातार फोन और संदेश मिल रहे हैं जिनमें लोग केशव नेगी की गिरफ्तारी को लेकर चिंता व्यक्त कर रहे हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से उन्होंने बातचीत की है और बातचीत का हवाला देते हुए कहा है कि यदि जांच में केशव नेगी निर्दोष पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। मामले को लेकर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी दिल्ली पुलिस की वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत की जानकारी साझा की है। उन्होंने कहा कि जांच निष्पक्ष, गहन और पारदर्शी होनी चाहिए ताकि सत्य सामने आ सके और किसी भी निर्दोष व्यक्ति को नुकसान न पहुंचे। उन्होंने ये भी कहा है कि दोषी को सजा मिलनी चाहिए लेकिन निर्दोष को न्याय आवश्यक मिलना चाहिए। हालांकि दूसरी ओर कुछ राजनीतिक विश्लेषकों और जानकारों का मानना है कि जांच पूरी होने से पहले किसी एक व्यक्ति के समर्थन या विरोध में माहौल बनाना उचित नहीं है। राजनीतिक विश्लेषक बद्रीनाथ का कहना है कि यह केवल केशव नेगी के न्याय का मामला नहीं बल्कि उस हादसे में जान गंवाने वाले 22 लोगों और उनके परिवारों को न्याय दिलाने का भी विषय है। उन्होंने कहा कि पुलिस को बिना किसी दबाव के निष्पक्ष जांच कराने का अवसर मिलना चाहिए। पुलिस सूत्रों के अनुसार प्रारंभिक जांच में आग होटल की रसोई से शुरू होने की बात सामने आई थी। इसी कारण कुक केशव नेगी से पूछताछ की जा रही है। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि आग लगने के बाद घटनास्थल पर क्या परिस्थितियां थी और सुरक्षा मानकों का पालन किया गया था या फिर नहीं किया गया था। इससे पहले होटल मालिक को भी यहां गिरफ्तार कर पूछताछ की जा चुकी है। फिलहाल मामले की जांच जारी है और कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर जो है पुलिस टीम काम कर रही है। ऐसे में सभी की निगाहें अब जांच रिपोर्ट और उसके निष्कर्ष पर टिकी हुई हैं जो ये तय करेंगे कि इस दर्दनाक हादसे के लिए वास्तविक जिम्मेदार कौन है। अब जो बयानबाजियां सामने निकल के आ रही हैं वो पहले एक बार आपको सुना देते हैं। कांड हुआ बेहद दुखदायी था और उसमें काफी लोग की मौत हुई और पर उसमें अभी एक कुक थे जो वहाँ सेफ थे होटल में, जो बेसमेंट में जो होटल चलता था, केशव नेगी, उनको भी गिरफ्तार किया और होटल के मालिक को भी गिरफ्तार किया। और अभी मेरे पास उत्तराखंड से भी बहुत फोन आ रहे थे कि उत्तराखंड के केशव नेगी को गिरफ्तार कर लिया। तो मैंने मुख्यमंत्री जी से बात करी, रेखा जी से। रेखा जी ने मुझे बताया कि जो आरोपी है होटल के मालिक है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और केशव नेगी को भी पूछताछ के लिए पुलिस ने हिरासत में लिया है, 2 दिन की हिरासत में लिया हुआ है। और जो भी इसमें आरोपी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, ठोस कार्रवाई होगी। पर मेरे को मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया अगर केशव नेगी जी का कोई भी इसमें कुछ भी नहीं होगा तो उनको बिल्कुल छोड़ दिया जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। मैं भी उत्तराखंड के लोगों से को विश्वास दिलाता हूं कि आप बिल्कुल भरोसा रखिए। आपका बेटा, आपका भाई दिल्ली में विधायक है और आपकी आवाज यहाँ उठाता है। सुबह से बहुत फोन कॉल आ रहे थे मेरे पास और मैंने मुख्यमंत्री जी से बात करी। मुख्यमंत्री जी ने पूरा भरोसा दिया कि बिल्कुल निष्पक्ष जांच होगी और बिल्कुल भी जिन्होंने कुछ नहीं करा उनको बिल्कुल आरोप मुक्त करा जाएगा। अगर नेगी जी इस पे बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होंगे तो उनको आरोप मुक्त कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। अभी 2 दिन पहले दिल्ली में जो हादसा हुआ मालवीय नगर एक होटल में, तमाम समाचार पत्रों के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से मैं देख रहा हूं कि उत्तराखंड में इसको लेकर के काफ़ी उबाल है। और मुझे जब आज सवेरे इस दुर्घटना की खबर मिली और केशव नेगी जो उस होटल में सैफ थे उनकी गिरफ्तारी की जानकारी मिली तो मैंने तत्काल जो हमारे गढ़वाल के सांसद हैं उनसे इस बारे में बातचीत की। साथ ही वहाँ पर जो हमारे एडवोकेट्स हैं, JS रावत जी हैं, नमिता रावत हैं, हमारे उत्तरांचल प्रकोष्ठ के जो पहले अध्यक्ष रहे अर्जुन राणा जी हैं, ऐसे तमाम लोगों से मैंने बातचीत की और उस परिवार को ढूंढ करके उनको हमारी ओर से क्या सहयोग हो सकता है उसको लेकर के बातचीत किया। बाद में हमने उनकी जो बेटी है केशव नेगी जी की, उसका नाम है कनिष्का नेगी, वो भी एडवोकेट है और दिल्ली 30 हजारी कोर्ट में वो प्रैक्टिस करती हैं। उनसे मेरी बातचीत हुई। जो अधिवक्ता मैंने जिनको काम पर सौंपा था उनकी भी उनसे बातचीत हुई और उस बेटी ने बताया कि एडवोकेट उन्होंने उसके लिए नियुक्त कर दिया है और ऐसी बहुत कोई चिंता की बात नहीं है
जो मालवीय नगर में होटल अग्निकांड हुआ उसमें अभी तक 22 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। हो सकता है ये नंबर बढ़ भी जाए। दिल्ली सरकार ने कहा कि हम इसकी गहन जांच करेंगे और कितने भी बड़े लोग क्यों ना उसको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन देखिए जांच के नाम पे कार्रवाई किस पे हो रही है। केशव नेगी जो उत्तराखंड से आता है, वो शेफ है उस होटल में, तो सारा इल्जाम उस शेफ पे डाल दिया गया कि सारी जिम्मेदारी इसी की थी, इसी के कारण ये सारी गलतियाँ, उसी के कारण ये इलीगल बिल्डिंग बन गया, इसी के कारण वहाँ इलीगल होटल चल रहा है, उसी की गलती के कारण पुलिस वाले ने कोई कार्रवाई नहीं करा, एमसीडी ने कोई कार्रवाई नहीं करा। क्या मजाक चल रहा है। फिर से जांच के नाम पर एक गरीब को फंसाने की कोशिश है, और वो इसलिए चूंकि उत्तराखंड से आता है, वो प्रवासी है, उसका साथ कौन खड़ा होने वाला है। हमें बर्दाश्त। आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी के कथित बागी सांसदों द्वारा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए को समर्थन देने सभी दावों के बीच पार्टी सांसद कीर्ति आजाद ने वायरल हो रही सूची को पूरी तरीके से फर्जी और मनगढ़ंत करार कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह सूची भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी द्वारा राजनीतिक भ्रम पैदा करने और तृणमूल कांग्रेस में दरार दिखाने के उद्देश्य से तैयार की गई है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में हाल ही के दिनों में टीएमसी के भीतर मतभेद और कथित असंतोष को लेकर चर्चाएं तेज हैं। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक सूची वायरल हो रही है जिसमें दावा किया गया था कि पार्टी के 20 सांसदों ने अलग गुट बनाकर केंद्र की एनडीए सरकार को समर्थन देने का फैसला किया है। सूची में टीएमसी के कई वरिष्ठ नेताओं और चर्चित सांसदों के नाम शामिल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि इन दावों का प्रतिक्रिया देते हुए कीर्ति आजाद ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि ये पूरी तरह से झूठी और मनगढ़ंत कहानी है। उन्होंने दावा किया है कि सूची में शामिल कई सांसदों ने किसी भी दस्तावेज या प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने से साफ इनकार कर दिया है। आजाद ने कहा है कि पार्टी ने फूट डालने की कोशिश नाकाम हो चुकी है और तथाकथित ऑपरेशन लोटस जो है वो विफल हो चुका है। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि वायरल सूची बीजेपी की ओर से जारी की गई है, एक फर्जी सूची है। उनके अनुसार जिन सांसदों के नाम इस सूची में शामिल किए गए हैं उनमें से कई नेताओं ने किसी भी प्रकार के राजनीतिक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार झूठी सूचनाएं फैलाकर राजनीतिक माहौल को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। कीर्ति आजाद ने भी आरोप लगाया कि विपक्षी नेताओं पर दबाव बनाने के लिए विभिन्न माध्यमों का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने यह भी दावा किया है कि नेताओं को बहलाने फुसलाने कर राजनीतिक प्रलोभन देने और जांच एजेंसियों के माध्यम से दबाव बनाने की जैसी रणनीति जो है वो अपनाई जा रही है। हालांकि उन्होंने इन आरोपों के समर्थन में कोई प्रत्यक्ष प्रमाण सार्वजनिक नहीं किया है। टीएमसी सांसद ने कहा है कि जिन संख्या बल का दावा यहां पर किया जा रहा है वो वास्तविकता से कोसों दूर हैं। उनके अनुसार कथित बागी गुट के पास 20 सांसदों का समर्थन ही नहीं है और पूरे मामले को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा केंद्र गृह मंत्री अमित शाह के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है, इसलिए पार्टी को कमजोर दिखाने के प्रयास जो हैं वो किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल सूची में टीएमसी के कई सांसदों के नाम शामिल होने का दावा किया गया है, लेकिन अब तक इनमें से किसी भी सांसद या पार्टी नेतृत्व की ओर से एनडीए को समर्थन देने संबंधी कोई भी आधिकारिक घोषणा जो है वो नहीं की गई है। ऐसे में वायरल दावे की सत्यता पर सवाल बने हुए हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में जारी उठापटक के बीच इस तरह की अटकलें राजनीतिक माहौल को और गर्मा सकती हैं। फिलहाल टीएमसी नेतृत्व इन दावों को जो है खारिज कर रहा है और पार्टी में किसी बड़े विभाजन की संभावना जो है उससे भी इनकार यहां पर किया जा रहा है। तो फिलहाल के लिए हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। जल्द होंगे हाजिर ऐसी ही देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी अपडेट के साथ। आप बने रहें सिर्फ TV7 भारत पर।